मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित है। सर्वप्रथम इसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेना संभवतः कविता के अध्ययन को सरल बनाएगा। तो बच्चों, हमारी कविता भारत भारती नामक काव्य खंड का हिस्सा है, जो 3 भागों में विभाजित है। इसके 3 भाग अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड हैं। और इस काव्य खंड ने मैथिली शरण गुप्त को हिंदी जगत में एक विशेष सम्मान प्रदान कराया है। हम इस कविता को वर्तमान खंड के अंतर्गत पाते हैं। भारत का अतीत अत्यंत गौरवशाली था। विश्व गुरु, अध्यात्म गुरु, सोने की चिड़िया आदि नामों से विख्यात था, परंतु वर्तमान समय विदेशी सत्ताधारियों के अधीन रहते हुए इतना अधिक शोषित हुआ, पीड़ित हुआ, जिसके कारण भारत की वर्तमान दशा अत्यंत दयनीय और शोचनीय हो गई। कवि अत्यंत भावुक और संवेदनशील होता है, अतः भारत की दुर्दशा ने कवि के मन को बेहद कचोटा और उनकी लेखनी भारतवासियों के सोए स्वाभिमान को जगाने के लिए व्याकुल हो उठी। यह कविता हमें बताती है कि समय परिवर्तनशील है। कोई भी स्थिति हो, अवस्था हो, समय हो, मौसम हो, एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तनशीलता प्रकृति का अखंड नियम है। जहाँ आज निर्माण है, कल विनाश है। आज बसंत है, कल पतझड़ होगा। आज उत्थान है, कल पतन होगा। आज सुख है, कल दुख होगा। आज संपन्नता है, कल विपन्नता होगी या विपदा होगी। तो प्रकृति के ये नियम ठीक उसी प्रकार गतिशील रहते हैं जिस प्रकार रात दिन रात को लेकर आता है और रात दिन को लेकर आती है। तो कवि बता रहे हैं, एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष अपने सद्गुणों, अच्छाइयों के लिए समूचे विश्व भर में पूजा जाता था। सब भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते थे, परंतु आज भारत की जो दुर्दशा है, इसके विषय में कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया था। कवि भारत के इस पतन, इस अवस्था जिसमें भारत दलित है, पीड़ित है, शोषित है, से उभरने के लिए भारतवासियों को सजग कर रहे हैं और अपनी कलम को कहते हैं कि हे कलम, तू कुछ इस प्रकार के भाव लिख, शब्द लिख, विचार लिख, जो भारतीयों के सोए स्वाभिमान को जगा दे। कवि भारतीयों के मनोबल को बढ़ाते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि हे भारतवासियों, जागो, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और आज की दुर्दशा को देखकर हिम्मत मत हारो, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ प्रतिपल हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं।
जो आज विषम परिस्थिति है, दुर्दशा है, इसके बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम इस दुर्दशा के शिकार हुए। कवि ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी कोई तत्व अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से अनेक शक्तियां उसे नीचे की ओर खींचने लगती हैं। भारत का जो इतना अधिक विकास था, जो इतनी अधिक संपन्नता थी, संभवतः इस पतन को, इस दुर्दशा का उसी ने निमंत्रण दिया था। फिर हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज सुखी है कल दुखी था, जो आज उन्नति को प्राप्त कर रहा है कभी वो अवनत थे। इस संसार में जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन तय है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश तय है। जहाँ दुख है वहाँ सुख अवश्य आएगा। तो पीड़ा इस बात की नहीं है कि हमारा शोषण हुआ, हमारा वैभव लूट लिया गया। पीड़ा इस बात की है कि भारतवासियों ने हिम्मत हार दी है और इस कष्ट को, इस अवनति को, इस दरिद्रता को, इस दुर्दशा को अपना भाग्य मान लिया। यदि हम इसे अपना भाग्य मानकर बैठ गए तो पुनः कभी भी विकास को, उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होंगे। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आकाश में चांद की चांदनी भी एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाती है, लेकिन उसका शोक इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि अगले ही दिन से वह फिर पूर्णता के लिए प्रयास आरंभ करती है। बसंत आता है, प्रकृति हरी भरी रंग बिरंगी मोहक हो जाती है, लेकिन पतझड़ के आने पर वही प्रकृति शुष्क हो जाती है, नीरस हो जाती है, बेजान हो जाती है, लेकिन फिर बसंत को प्राप्त करती है। ठीक उसी प्रकार हम भी अगर आत्मविश्वास से उठे, संघर्ष किया, अपनी शक्ति को पहचाना, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब हम पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, हम उत्थान को प्राप्त हो जाएंगे। तो कभी कभी अतीत के गौरव को याद कर रोमांचित होते हैं, कभी वर्तमान की दुर्दशा को देखकर दुखी होते हैं और कभी भविष्य की चिंता उनके मन को कचोटने लगती है, उथल पुथल मचाती है। तो कवि कहते हैं कि मेरी कलम आज जो लिखेगी, निश्चित रूप से उसे पढ़कर आज का भारतवासी पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, सजगता के साथ सजग होगा और वह अपने युग को पहचान कर उत्थान के लिए प्रयास करेगा। साथ ही कवि अपने दायित्व को भी स्मरण करते हुए कहते हैं कि युग की चेतना को, देश काल को समझकर उस पर अपनी कलम चलाना कवि का कठिन कर्म है। वह जब तक प्रेरणा करने वाले, सजग बनाने वाले विचारों को नहीं प्रस्तुत करता तो समाज कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होता है। अतः वो वर्तमान के प्रति सतर्क, सचेत, जागरूक करने हेतु इस कविता की रचना कर रहे हैं। तो बच्चों, हम इस कविता के अध्ययन को इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करेंगे। पद संख्या 8 है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, पर सोच केवल यही यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती नामक काव्यखंड से लिया गया है। यहाँ
भारत भारती के वर्तमान खंड का ये अंश है। संदर्भ: कवि भारत की वर्तमान दशा से अत्यधिक दुखी हैं। गुलामी से पीड़ित भारत, शोषण से दुखी भारत, दीनहीन भारत माता की अवस्था कवि के हृदय को कचोट रही है। अतः वो समूचे भारतवर्ष के नागरिकों को आह्वान करते हैं कि आओ हम इस तस्वीर को बदल दें। तो इसके लिए कवि ने कहा है, क्या कहा है देखिए बच्चों। सरलार्थ, पहले शब्दों के अर्थ है ठीक ऐसी ही दशा। ठीक उसी प्रकार की पिछली वीडियो में बच्चों आपने पढ़ा था कि चंद्रमा की चांदनी शुक्ल पक्ष में बढ़ती है और कृष्ण पक्ष तक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाती है। पुनः शुक्ल पक्ष आता है, चांदनी बढ़ती है। लेकिन कवि ने बताया था कि यदि वो चांदनी न बढ़े, न विकसित हो, न फले तो चिंता का विषय होता है। तो कवि ये कह रहे हैं, है ठीक ऐसी ही दशा कि उसी चिंता वाली स्थिति हतभाग, हतभाग माने होता है अभागा, दुर्भाग्य से भरा हुआ भारतवर्ष की, कि हमारे भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि बड़े लंबे समय से विदेशी सत्ताधारियों के अधीन यह भारत अपने सौंदर्य को, अपने वैभव को, अपने अध्यात्म को, अपने वेदों, अपने धर्म आदि को धीरे धीरे करके खोता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, कब से, कितने पुराने समय से। इतिश्री होता है समाप्त हो जाना, अखिल माने सारा, उत्कर्ष माने विकास। कि भारत ने जो चहुमुखी विकास किया था, भारत ने जो बहुमुखी उन्नति की थी, वह तो बहुत लंबे समय से समाप्त हो चुकी है। यानी 11वीं सदी से जो भारत में विदेशी सत्ताधारी आए, उन्होंने भारत के धर्म को, वैभव को, वास्तुकला को, अध्यात्म आदि सभी क्षेत्रों में भारी शोषण किया। और उस शोषण का नतीजा ये निकला कि भारतवासियों के पास पेट भरने को रोटी, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर छत होना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। वो भी उनके हाथों से दिनों दिन समाप्त होते जा रहे थे। तो इसलिए कवि कहता है कि भारतवासियों के तो ऐसे दिन फिरे कि समूचा भारतवर्ष ही निर्भाग, अभागा या दुर्भाग्य से भरा हुआ दिखाई देने लग गया। अब कवि कहते हैं, पर सोच है केवल यही है, नित्य गिरता ही गया। कि चिंता का विषय तो यह है कि दिन प्रतिदिन भारत की तस्वीर शोषित हो रही है, पीड़ित भारत की तस्वीर दिखाई देती है। यानी भारत में शोषण चक्र निरंतर बढ़ रहा है, दमन चक्र निरंतर बढ़ रहा है और भारत माता की तस्वीर शोषित, पीड़ित, दलित और अभागी दिखाई दे रही है। और ये दिन प्रतिदिन और अधिक पतन की ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है जब से फिरा है देव इससे नित्य फिरता ही गया। कि जब से परमात्मा इससे नाराज हुए हैं, वो निरंतर उनकी नाराजगी बढ़ती ही जा रही हूँ, ऐसा महसूस मुझे हो रहा है। क्योंकि दिन प्रतिदिन भारत और अधिक दलित, पीड़ित, शोषित होता जा रहा है। एक बार फिर बच्चों दोबारा कर रही हूँ इस पद की व्याख्या। कि कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चांदनी के नष्ट होने पर अगर दोबारा चांदनी न खिले तो चिंता का विषय होता है, ठीक भारत की स्थिति भी आज ऐसी ही हो चुकी है। समूचा भारतवर्ष अपनी इस वर्तमान स्थिति के कारण अभागा दिखाई देता है, दुर्भाग्य से घिरा हुआ दिखाई देता है। भारत में जो बहुमुखी विकास हुआ था वो तो बहुत लंबे समय से खत्म हो गया और दिन प्रतिदिन जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी आज भारतवासियों के पास दिखाई नहीं देती, उन्हें मिलती नहीं है।
चिंता का विषय यही है कि जो पतन कभी शुरू हुआ था वो दिन प्रतिदिन और अधिक गहरा होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि परमात्मा एक बार क्या रूठा, वो तो लगातार उससे रूठा हुआ है। और इसी कारण भारतवर्ष की स्थिति दयनीय से और अधिक दयनीय यानी बद से बदतर होती जा रही है। तो कवि के कहने का भावार्थ यह है कि हे भारतवासियों, अपने भारत की इस दयनीय स्थिति को अब तुम्हें सचेत होकर, जागरूक होकर संभालना होगा, तभी भारत पुनः विकास को प्राप्त होगा। अन्यथा हम नागरिक भारत में रहकर भी भारतवासी कहते हुए शर्म महसूस करेंगे, दुखी होंगे और अधिक शोषित, पीड़ित और दलित होंगे। विशेष यहाँ कवि ने भारतवासियों को सचेत करते हुए जगाने की कोशिश की है, कर्मठता से जोड़ने का प्रयास किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। हम चाहें तो यहाँ करुण रस भी लिख सकते हैं। हरिगीतिका छंद है, गेय शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, इति श्री होना मुहावरा है। इस मुहावरे के कारण यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो गई है। अनुप्रास, संदेश, दृष्टांत आदि अलंकारों की बहुत सुंदर योजना है। पद संख्या 9। यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकट हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहाँ। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ यहाँ कवि वर्तमान भारत की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत की जो स्थिति थी वो बद से बदतर हो जा रही है, और आज ये बदतर स्थिति ऐसी लगती है, ऐसा महसूस होता है कि अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। कवि का मन उस बदतर स्थिति से बहुत आहत है और वो भारतवासियों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं, यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ, कि यह प्रकृति का नियम है। एक ही सूत्र है। उद्यान माने बगीचा, पककर गिरे जहाँ, कि जब पतझड़ आता है तो बगीचे में लगे पेड़ों के पत्ते पककर झड़ जाते हैं, लेकिन जब बसंत आता है तो प्रकटित माने दिखाई देना, अंकुरित होना, हुए हो गई पीछे उन्हीं गिरे हुए पत्तों के स्थान पर लह लहे लहलहाने लगते हैं, पल्लव नए पत्ते वहाँ उस स्थान पर। कि यह प्रकृति का अखंड नियम है कि बाग बगीचे में लगे हुए पेड़ों पर जो पत्ते हैं वो पतझड़ में झड़ते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत आता है उन्हीं गिरे हुए पत्तों के स्थान पर नए पत्ते प्रकट होते हैं और वो लहलहाते हैं। पर हाय बहुत दुख है, इस उद्यान का यानी भारत रूपी इस बगीचे का तो हाल कुछ दूसरा ही है। यहाँ की स्थिति तो कुछ दूसरी ही है। पतझड़ कहें या सूखना, कि यहाँ का ये पतन है, इसे हम पतझड़ कहें या सूखना कहें, यानी जो एक बार इसका पतन हुआ तो निरंतर इसका पतन बढ़ता ही चला गया, कभी समाप्त नहीं हुआ। काया पलट या काल है कि हम इसे काया पलट होना होता है परिवर्तन होना, पूरी तरह से बदल जाना। काल माने होता है मृत्यु, कि ऐसा लगता है कि इसके विकास का परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि इसके विकास का अंत हो गया है, मृत्यु हो गई है। एक बार फिर बच्चों इस पद की मैं व्याख्या कर रही हूँ। कवि कहते हैं ये प्रकृति का अटल नियम है कि जिस बगीचे में
पेड़ लगे होते हैं, पतझड़ आने पर उनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बसंत आता है उन गिरे हुए पत्तों के स्थान पर नए पत्ते अंकुरित होते हैं, उगते हैं और फिर वो पेड़ लहलहाने लगता है। परंतु भारत की स्थिति तो मुझे इस पतझड़ और बसंत के चक्र जैसी महसूस नहीं होती कि यहाँ मौसम का चक्र नहीं है। इस भारत रूपी बगीचे की तो स्थिति ही बदल चुकी है। इसकी तो तस्वीर ही कुछ और है कि यहाँ जो पतन आया है वो मुझे पतझड़ का पतन नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो इस भारतवर्ष रूपी बगीचे में जो पेड़ लगे हुए हैं वो पतझड़ से प्रभावित नहीं बल्कि सूखने से प्रभावित हो गए हैं, अर्थात वहाँ कभी हरियाली फल फूल नहीं लगेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि भारत की जो स्थिति है, मैं विचार कर रहा हूँ कि ये भारत के विकास का पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है अथवा मृत्यु ने इसके विकास को डस लिया है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जिस देश के नागरिक आत्म गौरव को भूलकर दासता को अपनी नियति मान लें, शोषण को अपनी नियति मान लें, तो वहाँ कभी भी खुशी के पौधे अंकुरित ही नहीं होंगे। तो कवि चाहते हैं कि भारतवासी इसे अपना भाग्य ना समझें, अपने लिए एक चुनौती समझें और पुनः विकास के लिए प्रयासरत हों। कवि के कहने का भाव यह है कि हे भारतवासियों, अपने आप को संभालो और देश के विकास में जुट जाओ। विशेष यहाँ पराधीन भारत की शोचनीय अथवा दयनीय दशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, हरिगीति का छंद है, गेय शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है, अलंकार स्वभावोक्ति है, क्योंकि नियम बता रहे हैं कि ये प्रकृति का नियम है। तो स्वभावोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल, संदेह अलंकार है, और भारत पर उद्यान का आरोपण है इसलिए रूपक अलंकार है। यानी इस पद में अनुप्रास है, स्वभावोक्ति है, संदेह है और रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 10। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए, बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या जंखाड़ हैं, तनु सूख कर काटा हुआ बस शेष हैं तो हाड़ हैं। प्रसंग पूर्ववत है। संदर्भ, यहाँ कवि भारत के मध्यकालीन भारत के शोषण की जो तस्वीर है उससे आहत हैं, दुखी हैं, इसलिए वो एक सुरक्षित मजबूत भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो कवि को जो चिंता हो रही है वो इन शब्दों में प्रकट करते हैं। अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है जो भारत के पक्ष में है। शोभा सुंदर, मूल जड़ कारण, सुरभित सुगंध फैलाने वाले, फूल फूल वे कुम्हला गए मुरझा चुके हैं। कि कवि कहते हैं जो भारत की सुंदरता को चार चांद लगाते थे, भारत के विकास को गति प्रदान करते थे, अब वो फूल सबके सब मुरझा चुके हैं। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि कवि भारतवासियों के साथ साथ भारत की जनता का नेतृत्व करने वाले पक्ष को भी कवि अपनी लेखनी के माध्यम से सजग करना चाहते हैं। कि कवि कह रहे हैं भारत के विकास के लिए जो मूल कारण थे, जो जिम्मेदार कारण थे, वो कारण अब ऐसा लगता है पूरी तरह से नष्ट होते जा रहे हैं।
फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए, कि अब भारतवर्ष में वो नए नए विचार, नए नए भाव, नए रस से भरे जो फल उगने चाहिए वो नहीं हैं। अर्थात भारतवासियों का नेतृत्व करने वाले लोग अथवा भारतवासी नए विचारों और नए भावों, नए सपनों से रहित हो चुके हैं। कहने का अभिप्राय यह है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि समूचे भारतवर्ष ने इस शोषण को अपना दुर्भाग्य या भाग्य मानकर उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया है और संघर्ष का त्याग कर दिया है, विरोध का त्याग कर दिया गया है। बस इस विशाल उद्यान में, बस केवल इस माने भारत, विशाल उद्यान बहुत बड़े बगीचे में, कि अब तो ऐसा लगता है इस भारत रूपी विशाल बगीचे में केवल झाड़, कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ ही बच गए हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि अब भारत में जो चीज़ बची है वो बचा है अंधविश्वास, वो बचा है ईर्ष्या द्वेष नफरत, वो बची है आपसी फूट, वो बची है व्यर्थ की झकझक, यानी व्यर्थ की वार्तालाप। इनसे भारत का विकास संभव नहीं है। कवि आगे कहते हैं, ऐसा लगता है तनु सूख कर काटा हुआ, कि अब तो भारत रूपी शरीर सूख कर काटा हो चुका है और अब इसमें सिर्फ हड्डियां मौजूद हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अब भारत में केवल और केवल भारत का भौगोलिक क्षेत्र बच गया है, जिसके कारण उसे भारत कहा जा सकता है। वो भारत का गौरव, अध्यात्म, वैभव, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्य धीरे धीरे करके सब विदेशी शोषण के कारण अंधकार में, अज्ञान में नष्ट होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। एक बार फिर बच्चों इस पद की व्याख्या कर रही हूँ। कवि कहते हैं कि भारत रूपी इस विशाल बगीचे के सौंदर्य का जो आधार थे वो फूल धीरे धीरे करके मुरझा चुके हैं और अब इस बगीचे में नए नए फल वाले वृक्ष नहीं लगते हैं। अब तो इस बगीचे में केवल झाड़ हैं और कांटेदार झाड़ियां हैं और इस बगीचे की केवल चार दीवारी बच गई है। इसका सौंदर्य नष्ट हो चुका है। पद का दूसरा अर्थ यह है कि भारत के विकास के जो मूल कारण थे, जो जिम्मेदार पहलू थे, धीरे धीरे करके वो नष्ट होते जा रहे हैं। अब इस भारत में नए विचार, नए भाव, नए जोश को प्रसारित करने वाले, दूसरे शब्दों में कवि कहते हैं कि भारत के विकास के जो मूल तत्व थे वो तत्व धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। भारतीय लोगों में और भारत का नेतृत्व करने वाले लोगों में लगता है नए विचार, नए भाव, नया जोश अब उत्पन्न नहीं होता है। अब तो ऐसा लगता है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र ही केवल इसे भारत का नाम दे रहा है। इसके सिवा भारत में उसका सौंदर्य, उसका वैभव, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके जीवन मूल्य आदि धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से नष्ट हो रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना, भारत शब्द का जो अर्थ है, भा माने होता है प्रभा, ज्योत, ज्ञान, रत माने लगे हुए, कि ऐसा क्षेत्र जिसके नागरिक सदैव ज्ञान और विकास की ज्योत को अखंड बनाने में, विकसित करने में लगे हुए हैं, वो स्थान भारत है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब भारत के विकास के जो मूल तत्व थे, मूल कारण थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं और अब केवल भारत, नाम मात्र का भारत बच गया है, वहाँ बाकी कुछ शेष नहीं है। कवि के कहने का भाव यह है कि हे भारतवासियों, तुम केवल भारत भूखंड पर रहने वाले लोग मत बनो। जो भारत का वास्तविक अर्थ है
जो उसका वास्तविक मूल्य है उसे पहचान कर उसे विकसित करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ और अपने उस गौरव को स्मरण करो जिस गौरव के तुम रक्षक हो, जिस गौरव से तुम्हें पहचान मिली। विशेष भारत के वर्तमान की बदतर स्थिति से कवि अपने दुखी मन को स्पष्ट कर रहे हैं और साथ ही समूचे भारतवासियों में पुनर्जागरण के लिए जोश भर रही हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांतरस प्रसाद गुण है, यहाँ सूख कर काटा होना, मुहावरे के प्रयोग के कारण लक्षणा शब्द शक्ति है, हरि गीति का छंद है, गेय शैली है, शोभा मूल पदमैत्री अलंकार, फूल रूपक कहाँ प्रश्न नए नए पुनरुक्ति प्रकाश या संदेह आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। यानी इस पद में पदमैत्री है, रूपक है, प्रश्न है, पुनरुक्ति प्रकाश है, संदेह आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कक्षा में। बच्चों, आशा है विषय आपको समझ आ रहा होगा और पढ़ने में आनंद भी आ रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपका दिन और जीवन सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।